पिछले टॉपिक में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हल्का सा आइडिया कि जब लाइट रे व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट रे कम बैक इन द सेम मीडियम। मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहला जो एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है वो है मिराज। उसके बाद हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ेंगे एंड देन हम लोग डायमंड की ब्रिलियंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में चले जाएंगे, 4-5 टॉपिक, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हमारा आज का है वो है मिराज। मिराज, ठीक है ना, ठीक है। मिराज, देखो भाई, आपने सबने सुना होगा कि जो बहुत गर्म इलाके होते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट प्लेसेस जो होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है रेगिस्तान वगैरह में, जो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी है, ऐसा लगता है, तो उसको मिराज कहते हैं। केवल गर्म इलाकों में नहीं, बहुत ठंडे इलाकों में भी होता है, लेकिन उसको फिर हम लोग लूमिंग बोलते हैं। इसको समझेंगे अभी। देखिए भाई, क्या है, मान लीजिए कि डेजर्ट में एक पेड़ है। डेजर्ट में क्या हो रहा है कि सूरज से रोशनी आ रहा है या एनर्जी आ रही है, तो डेजर्ट गर्म हो गई। तो इसके पास जो नीचे डेजर्ट है, डेजर्ट के पास, रेगिस्तान में रेत के पास जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो ऊपर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। ऊपर तो सन से रोशनी आ ही रही है ना, सन से एनर्जी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, लेकिन नीचे सन से आने के साथ साथ जो डेजर्ट गर्म हो गया, जो रेत गर्म हो गई, तो उसके गर्म होने से भी रेडिएशन होगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इतना याद रखिए, नीचे का जो टेम्परेचर है वो ऊपर के टेम्परेचर से कम है। कहीं हमने पीछे 11th में पढ़ा था VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है गैसेस के मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा किसी खुले बर्तन में या किसी स्पेस में, जगह पे, तो वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा लोग वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा फैलेंगे, डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगा। जबकि ऊपर को जाओगे तो ऊपर को जाने पर जो टेम्परेचर है वो नीचे के टेम्परेचर से कम है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर तो यहाँ पर भी ज़्यादा ही होगा, रेगिस्तान में हम लोग हैं, लेकिन नीचे के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कम है। अब यहाँ अगर ऊपर टेम्परेचर कम है नीचे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कम होगी, गैसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होंगे, तो डेंसिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऊपर का मीडियम है, जो यहाँ का केस है, वो डेंसर बन गया, और जो नीचे का मीडियम है वो रियर बन गया, एयर के एक्सपेंशन के वेलोसिटी का। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि लाइट रे मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रियर। ऊपर का डेंसर है तो सन से जो लाइट रे आएंगी वो डेंसर से रियर को आएंगी। पहला कंडीशन तो करना है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होगा तो लाइट रे कम बैक इन द सेम मीडियम। तो भाई मान लीजिए कि इस पेड़ से लाइट रे चली, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो यहाँ से लाइट रे चली और यहाँ का मीडियम डेंसर है और नीचे का हमने रियर मान रखा है, तो लाइट रे आएंगे और आने के बाद कभी ना कभी डेफिनेटली अपने पास बेंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डेंसर से कहाँ है, रियर में। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से बड़ा है, लगातार बाहर को मुड़ते रहेगा, तो एक केस में वापस आ गया। हमको इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे चाहिए, तो एक हमने ये ली, एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लाइट रे दे लीजिए। अब अगर हम लोग इनको पीछे को बढ़ाएंगे, तो अगर हम लोगों ने इनको पीछे को बढ़ाया तो ये लाइट रेज हमको यहाँ से आती हुई सीम होंगी। यहाँ से आता हमको लाइट रे आ रही है, चल एक्चुअल में रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ से आती हुई सीम हो रही है। मतलब यहाँ पर जो खड़ा आदमी है, वो आदमी जो है वो सीधे यहाँ से कुछ लाइट सीधे तो आएंगे, तो पेड़ को दिखाई देगा, लेकिन साथ में उसकी इमेज भी देखेगा। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर इमेज बन रहा है पेड़ का, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पानी वगैरह है। और उसको पेड़ का इमेज दिखने का मतलब उसको यहाँ पर पानी की प्रेजेंस की फीलिंग आएगी। और इसी जो इल्यूजन है, इस इल्यूजन को हम लोग बोलते हैं मिराज, एंड इट इज बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? लाइट रे गोस, TIR कब होता है, फिर याद कीजिए कि व्हेन द लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर टू रियर। जब लाइट रे डेंसर टू रियर जाएगा तो हमारा TIR होने की पॉसिबिलिटीज है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा है तो। डेजर्ट्स में जो नीचे का पार्ट है, उस नीचे के पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ऊपर के पार्ट से ज्यादा है। अब इसका मतलब नहीं कि ऊपर टेम्परेचर कम है, चलो पेड़ में चला रहा कम गर्मी लगेगी, नहीं, गर्म वो भी है, लेकिन उसका टेम्परेचर यहाँ से कम है, क्योंकि यहाँ पर सन से तो एनर्जी आएगा ही आएगा, लेकिन जो यहाँ पर रेत गर्म हो गई है डेजर्ट में, तो वो भी रेडिएशन, वो भी अपना रेडिएशन इमिट करना शुरू किया, तो यहाँ पर जो है आपको गर्मी ज्यादा लगेगी कंपेयर टू ऊपर। ऊपर का
टेम्परेचर जो है वो नीचे के टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। टेम्परेचर ज़्यादा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, गैसेस ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ का मीडियम रियर हो जाएगा, और ऊपर का टेम्परेचर जो है वो यहाँ के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कम होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम है तो वहाँ पे आपका जो मीडियम है वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डेंसर होगा। तो लाइट रे वो कहाँ से कहाँ देखो, डेंसर है तो कहाँ रही है, रियर है, तो कभी ना कभी अपने पास बेंड हो गए, वापस आ गए, तो यहाँ से आती हुई क्या हो रही है, एपेयर हो रही है। तो इस पेड़ की हमको उल्टी इमेज दिख रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई पानी है, उस पानी में पेड़ का इमेज में, जबकि यहाँ पर पानी है नहीं, वो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, किससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो इल्यूजन यहाँ पर हुआ, दिस इल्यूजन इज कॉल्ड मिराज। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं लूमिंग के बारे में। ठीक है, अभी देखें इसको क्या। इसी का जो अगला टॉपिक हमारा है वो है लूमिंग। लूमिंग की बात करते हैं तो मिराज का ही उल्टा है। अब ठंडे इलाकों में क्या अभी बर्फ पड़ गई हमारी। देखो भाई, पहले तो हम लोग यहाँ पर एक जहाज लेते हैं। तुमने कहा ठंडे में जहाज कहाँ उड़ता है, तो हम पोल्स के पास में, मान लीजिए हम लोग अपने दो पोल्स के पास में है अर्थ के, जहाँ पर बर्फ हमेशा रहती है, ठंडा काफी होता है, तो वहाँ पर समुद्र भी होता है, तो मान लो जहाज उड़ रहा है, चल रहा है, मतलब अभी चलेगा। ठीक है, ये कोई शिप यहाँ पर चल रहा है। अभी ठंड काफी ज्यादा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ समुद्र का जो पानी होता है वो इतना ठंडा होता है कि जमा रहता है, यहाँ ठंडा ज्यादा है, तो यहाँ नीचे का टेम्परेचर जो है वो कम है कंपेयर टू ऊपर। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर नीचे ठंड काफी ज्यादा है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम है, और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, गैस की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा फैलेगा तो वो मीडियम हो गया रियर, और अपना नीचे का मीडियम हो गया डेंसर। उल्टा केस हो गया। अब लाइट रे चली, कौन सा कॉन्सेप्ट था भाई, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो लाइट रे यहाँ से तो आएंगी मेरी आंखों में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लाइट रे चारों तरफ फेंकेगा ना, एक तरफ थोड़ा फेंकेगा, इसमें जो मेरी तरफ आए तो कुछ ऊपर को भी तो जाएंगे। अब जो मेरी तरफ सीध है उससे तो मेरे को सीध दिख रहा है भाई नीचे, लेकिन जो लाइट रे ऊपर है वो कहाँ से आ रही है भाई, नीचे से ऊपर को, मतलब डेंसर से रियर को। और एक पर्टिकुलर केस में लाइट रे ऑटोमेटिकली डेंसर से रियर जाएगा, तो अपना आप खुद ही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं। तो लाइट रे ने अभी अपने आप को उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट किया इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमको स्क्रीन की जरूरत है, तो मान लीजिए कोहरा लगा हुआ है, क्योंकि बिना कोहरा, फॉग अगर नहीं होगा तो फिर हमको लूमिंग नहीं दिखता है। कोहरा अगर है तो यहाँ पर कोहरा एज ए स्क्रीन तरह काम करेगा, तो ये लाइट रे हमको यहाँ से आती हुई अपियर होंगी। समझ रहे हैं। अब यहां से आती हुई अपियर होंगी तो यहाँ पे हमको शिप का उल्टा इमेज हवा में उड़ते हुए दिखाई देगा, ऐसे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि जहाज भाई ऊपर से उड़ रहा है, एक उल्टा जहाज ऊपर चला रहा है। तो ये क्या है, इल्यूजन ही तो है। दिस इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका एप्लीकेशन हो गया, तो इट इज कॉल्ड लूमिंग। तो समझ रहे। तो भाई यहाँ पर क्या, नीचे का मीडियम डेंसर, ऊपर का मीडियम रेयर, यहाँ टेम्परेचर कम है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगा तो ये मीडियम उतने गैसेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो डेंसर ज़्यादा डेंस हो जाएगा यहाँ पर एयर, और यहाँ पर एयर उतनी डेंस नहीं है, तो ये डेंसर और ये रियर। तो लाइट रे जब डेंसर से रियर को ऊपर को जो लाइट रे जाएंगी तो वो अपने आप को बेंट उसी मीडियम में कर देंगे, तो वो यहाँ से आते हुए हम कैपेयर होंगे, तो हमको इसका उल्टा, इसका उल्टा इमेज दिखा देगा, उसको हम लोग बोलेंगे लूमिंग। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका TIR का दूसरा एप्लीकेशन। देखिए तीसरा जो TIR का एप्लीकेशन है वो है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है इतना, है ना, उसका चमक के पीछे कारण क्या है वो हम लोग सीखते हैं। देखिए डायमंड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, वैल्यू याद रखना, 2.42 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डायमंड। ठीक है। साइन C इज इक्वल्स टू 1/n है, n का वैल्यू जब यहाँ रखोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप इसकी वैल्यू देखोगे तो C का वैल्यू ऑलमोस्ट 24 डिग्री समथिंग आ जाता है। इट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, इससे छोटा नहीं होता है। ग्लास की बात करें, कांच की बात करें, तो कांच के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, और उसका जो n होता है वो होता है 1.5 के समथिंग ग्लास के लिए। इसका n इतना ज्यादा होगा, 1/n उतना ही कम होगा, साइन C और C का वैल्यू भी उतना ही घटते रहेगा। तो n अगर बड़ा, n का वैल्यू थोड़ा सा कम है, देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 1.5 कम है, तो साइन C का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल 24, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42, ग्लासेस के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। ठीक है। अब देखिए डायमंड है, तो डायमंड की जो चमक है डायमंड पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ में डायमंड की जो कटिंग है, कटिंग पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। कटिंग जितना अच्छा होगा तो डायमंड चमकता है भाई, सिंपल सी बात है, उसकी कटिंग है। अब
एक चीज इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है, कोई कमरा है, उस कमरे में बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। उन दरवाजों से बहुत सारे लोग अंदर को आ रहे हैं, अंदर को आने के लिए। अब लेकिन एग्जिट जो है वो सब एंट्री जो कि सभी दरवाजों से होगी, एग्जिट सब दरवाजों से नहीं होगी, समझिएगा बात को। तो एग्जिट के लिए कुछ दरवाजे हैं। कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना आदमी एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा। एंटर सभी दरवाजों से करेगा, बड़े आराम से करेगा। लेकिन जब एग्जिट करेगा तो एग्जिट कुछ दरवाजों से हो रही है, सबसे नहीं हो रही है। तो सोचिए जिन दरवाजों से एग्जिट कर रहा है वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी, बहुत ज्यादा लोग एक साथ बाहर को निकलेंगे, जबकि एंट्री में उतना इकट्ठा वो नहीं आ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट डायमंड में भी है। डायमंड में क्या है कि देखिए भाई, डायमंड में क्या है कि एक तो उसका क्रिटिकल एंगल कम है, लाइट रे पड़ी, लाइट रे पड़ी तो लाइट रे पड़ रही तो उसके सामने की फेस को इस हिसाब से कट करते हैं कि वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से ज्यादा। और यहाँ क्रिटिकल कितना है, 24 डिग्री। तो एग्जैक्ट 25 में भी लाइट रे वापस आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ क्रिटिकल कितना है 42, तो 43 डिग्री वापस आएंगे। तो यहाँ पर चांसेस कम है, यहाँ पर चांसेस ज्यादा है। तो लाइट रे अंदर आ गई, ट्रैप हो गई। बाहर देखो, एंटर तो किया, एग्जिट इस दरवाजे से एंटर, लाइट कुछ अंदर को भी आई होंगी, लेकिन ये लाइट यहाँ से बाहर को जा नहीं पा रही, फिर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 या उससे कम है, ज्यादा है, तो फिर अंदर आते रहेगा तो ट्रैप हो जाती है। तो होता क्या है कि लाइट रे आएंगी चारों तरफ से लाइट रेज आएंगी, लेकिन वो लाइट रे अंदर ट्रैप हो जाती हैं। मतलब ट्रैप करने का मतलब उन इजीली बाहर नहीं जा पाती हैं, अंदर घूमते रहेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट से जो लाइट रेज होती हैं, इन पॉइंट्स में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा अगर है तो लाइट रे बाहर को निकलेंगी। लेकिन जब लाइट रे बाहर को निकलेंगी तो आ तो चारों तरफ से रही हैं, लेकिन निकल कुछ ही तरह पॉइंट से रही हैं। लेकिन अब कुछ ही पॉइंट से निकलेंगे तो क्या होगा, बहुत इकट्ठा होकर निकलेंगे हाई इंटेंसिटी के साथ। तो वो ही हमको क्या कह रहा है कि हाँ भाई इस तरीके से क्या हो रहा है, डायमंड जो क्या कर रहा है, ब्रिलियंट इतना चमक रहा है। ग्लास में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ग्लास का अच्छा आपने ग्लास में कटिंग करी, तुमने कहा ठीक है वो भी चमकता है, लेकिन उतना नहीं चमकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है वो 24 to 90 तक की लाइट अंदर ट्रैप हो गई। यहाँ पे 42 से लेके 90 तक यहाँ पर कम लाइट रेज अंदर ट्रैप होंगी, जबकि यहाँ पर लाइट रेज ज्यादा ट्रैप होंगी। किसमें, डायमंड में। समझे, फिर सुनिए, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये नंबर याद रखना भाई आपने, 2.42। क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री। ठीक है, डायमंड में क्या हो रहा है, चारों तरफ से लाइट रेज क्या करेंगे, एंटर करेंगे, लेकिन सभी पॉइंट से नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री काफी कम है। 24 से ऊपर जितनी भी लाइट रेज हैं उनका इंसिडेंट एंगल होगा, तो वो लाइट अंदर ही टोटल रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। अब जब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में लाइट रेज पहुंचेंगी तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस शायद 24 से कम हो जाए, तो यहाँ से बाहर को निकलेंगे। कंडीशन है कि जितने आदमी आ रहे हैं एक सेकंड में उतने ही जाएंगे भी। तो आ तो बहुत जगह से रहे, लेकिन जा कुछ ही पॉइंट से रहे, तो वहां पर वो भीड़ लगा के जाएंगे, इकट्ठा होकर जाएंगे, एक बीम के फॉर्म में निकलेंगे। तो वही हमको क्या बता रहा है कि डायमंड का वही चीज हमको डायमंड की ब्रिलियंसी में सीन हो रही है। डायमंड का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, डायमंड की ब्रिलियंसी के लिए डायमंड को लाइट में रखना पहले बहुत कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉलीवुड मूवीज की तरह आप कहीं गए, होता है ना नागमणि टाइप आप देखते हैं, तो नागमणि अचानक से नाग निकला, उसने कहा चमक आ गई, वो गलत है। क्यों, क्योंकि वहां तो खुद ही रोशनी नहीं है। तो डायमंड के लिए पहले रोशनी का होना कंपलसरी है, फिर उसको ट्रैप करेगा। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी कम और उसकी कटिंग पर ये वैल्यूज क्या होंगी, डिपेंड करेंगे। ठीक है ना, अभी देखिए, अब आगे देखते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो हम लोग पढ़ेंगे पीआईआर पे बेस, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, ध्यान दिया, इससे सवाल बनता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया हूं कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 42 है। ठीक है, तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एन आइसोसेलिस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, आइसोसेलिस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म। आइसोसेलिस का मतलब समझ गए, ये देखिए, ये रहा 90, दो साइड इक्वल, ये एंगल 45, ये एंगल 45। तो दिस आइसोसेलिस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग क्योंकि इसके 3 एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग समझेंगे इसको। हमारे जो लैब में है, आपने लैब में ये भी है, लेकिन लैब में जो आपने आज तक प्रिज्म देखे हैं वो आपने इक्विलेटरल देखे हैं, उसमें 3 एंगल 60, 60 और 60 होते हैं। ये है 90, 45, 45। ठीक है, तो दिस इज आइसोसेलिस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म एंड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, तो इसका 3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। पहला यूज, लाइट रे को 90 डिग्री में बेंड करना हो, टेलीस्कोप 90 डिग्री बेंड करना हो। दूसरा, उल्टी में इसको सीधा करना हो, टेलीस्कोप में यूज होता है। तीसरा, लाइट रे को 180 डिग्री में बेंड करना। तो इन 3 काम के लिए हम आइसोसेलिस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म का यूज करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है टू बेंड द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री। कितने डिग्री बेंड कर रहे हैं आप लिखेंगे, थ्रू बेंड द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री। तो आप पहली बार इसका यूज लाइट रे को 90 डिग्री में बेंड करने के लिए कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगेगा आपका, बहुत ज्यादा नहीं। ये एंगल कितना है हमारा 45,
ये वाला एंगल भी हमारा कितना रहा 45। लाइट रे यहाँ से आई, इंसिडेंस हुई और जैसे गई हैं वैसे ही निकल कर आ गई। क्यों? क्योंकि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना, नॉर्मल है, ठीक है। अब एयर टू ग्लास तो ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए ग्लास में। ग्लास टू एयर, ग्लास है डेंसर, एयर है रेयर, हम ग्लास टू एयर जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन एंड एस, ठीक है। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल ऊपर वाला एंगल कितना है 45, तो ये वाला एंगल भी 45, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर, इसमें 45 है, तो ये जो होगा ये भी आपका 45 हो गया। और ये नॉर्मल है इंसिडेंट लाइट रेज फेस के लिए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो कि 45 हो गया। क्रिटिकल एंगल कितना है 42, जहां कहां से कहा है ग्लास टू एयर, डेंसर टू रियर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो लाइट बाहर जाएगा ना, उसी मीडियम वापस आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर। अब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा तो रिफ्लेक्शन लॉस फॉलो होंगे। तो ये 45 हो गया, तो ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है तो बचा हुआ ये भी 45 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो 45 था ही था, 45 45 90, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल जो बन गया 90 हो गया। तो लाइट रे इस फेस में जो आपका एसी फेस था, तो उस एसी फेस में लाइट रे बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, तो जैसे गई बिल्कुल वैसे ही कहाँ निकल लेगी बाहर। नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आई भी 0 और आर भी 0, तो यहाँ पर भी आई 0 था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर आर भी 0 होगा। अब ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है बीए के लिए, ये बनेगी इंसिडेंस बीसी के लिए, तो उसके लिए इंसिडेंस होगा 45 जो क्रिटिकल से बड़ा है, उसी मीडियम वापस आ गया, और फिर जब यहाँ पर टकराया तो नॉर्मल टकरा रहा है, तो बिना बेंड टू भी सीधा भागो निकल लेगा। तो यहाँ पर लाइट रे कितने डिग्री बेंड हुई भाई 90 डिग्री में, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है टू बेंड द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि लाइट रे को 180 डिग्री में बेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज करेंगे लाइट रे को कितने डिग्री बेंड करने के लिए 180 डिग्री में, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रिज्म हमने थोड़ा सा अलग पोजीशन में रख दिया, तिरछा रख दिया, थोड़ा टेढ़ा रख दिया, ठीक है ना। ये रहा वही 45, ये 90 एंड दिस इज 45, तो तीन हमारी लैक्टेज हो गए, एंगल प्रिज्म हो गया। नाम देते हैं भाई ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हालांकि ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट इसलिए रख रहा हूँ कि 2 पॉइंट लेंगे ना, दूसरे वाले पॉइंट में आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले वाला पॉइंट पकड़िए, तो ए और बी कुछ भी नाम दे दीजिए, तो भाई पी क्यू कर दीजिए। तो लाइट रे पी क्यू से चली, पी क्यू से बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट हुई, तो आई 0, तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल लेंगे बाहर को। यहाँ पर क्या चाहिए भाई नॉर्मल, नॉर्मल किसके ऊपर बीए के ऊपर, ये कितना है 45, ये कितना है 90, ये कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा भाई आपका 45। इतना ज्योमेट्री आना चाहिए, 8th के बच्चे करते हैं भाई 90 45 45, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है, तो उसमें ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तो आई 45 हो गया। क्रिटिकल कितना है भाई ग्लास के लिए, ग्लास के लिए क्रिटिकल है 42, तो ये जो इंसिडेंस है क्रिटिकल से बड़ा है, तो लाइट रे बैक इन द सेम मीडियम। अब जब यहाँ पर टकरा तो यहाँ पर ए बी फेस के ऊपर नॉर्मल कुछ ये रहा, नॉर्मल किस तरीके चेंज हो गया। अब ये 45, तो ये भी 45 होगा, ये इसमें परपेंडिकुलर था, ये 45 तो ये भी 45, ये 90 ये 45, तो 180 करने के लिए इसको भी कितना होना पड़ेगा 45, ये 45 हो गया। ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी आपका 45 हो गया। तो फिर से जो इंसिडेंस है वो 42 से बड़ा होगा, तो लाइट रे बैक इन द सेम मीडियम। अब यहाँ पर टकराया, देखो भाई अब यहाँ पर जब टकराया है तो ये 45 है, तो ये 45 फिर भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 हो गया। ये जो लाइन थी, ये जो एन एंड डैश था, वो एन एंड डैश जो था वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये और ये अगर परपेंडिकुलर है, ये 45 है, तो बचा हुआ ये भी कितना होगा जी 45, ये 45 है, ये 45 है, 90 हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 90 होगा। अब ये एंगल 90 नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल के ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए इंसिडेंस 0 हो गया, तो बिना डेरिवेटिव में सीधे भागो निकल लेगा। तो क्यू कहां पहुंच गया, देखो यहां पर नहीं आ गया, तो इट इज क्यू डैश। तो कितने डिग्री बेंड कर गया भाई 180, 90 इस फेस से 90 इस फेस में, समझ आए। देखो मैं दूसरा पॉइंट 2 क्यों लेता, क्यों पी क्यों लिया मैं 2, इसको ऑब्जेक्ट क्यों लिया दूसरी बार रिवीजन करने के लिए। सुनिए लाइटें पड़ी सीधे, बिना डेविएट हुए सीधे निकल लेगी। इस पॉइंट में इंसिडेंट हो गया, यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे नॉर्मल, अब तो आंखों लगी होंगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये 45 हो गया, और क्रिटिकल कितना है 42 ग्लास के लिए, तो इंसिडेंट जो क्रिटिकल से बड़ा है, तो लाइट रे बैक इन द सेम मीडियम, तो लाइट रे इसी मीडियम में क्या आ जाएगी भाई वापस आ जाएगी। तो फिर से यहाँ पर किसकी पड़ेगी आपको नॉर्मल की, तो ये 45 ये 45, तो यहाँ का एंगल यार भी 45 होगा, और ये फिर से इसी मीडियम में क्या आ जाएगी भाई वापस। अब इसी मीडियम में फिर से अगर वापस आ गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली पड़ेगा, और इसी तरीके से कहाँ को चले जाएगा भाई ये भागो निकल लेगा। सुना की बात,
ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट से आने वाली लाइट रेज हो गई, ठीक है, पहले वाले से। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बेटा आपका पी, ये वाला पॉइंट क्यू डैश। तो आपको इसका उल्टा इमेज यहाँ दिख रहा है, ये पी डैश क्यू डैश। तो यहाँ पर लाइट रे को कितने डिग्री बेंड किया, 180 डिग्री में। पहला कितने बेंड किया था, 90 में। दूसरा कितने बेंड किया, 180 में। तीसरा जो है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए इरेक्ट इमेज, मतलब इरेक्ट इमेज को सीधा करने का काम, उल्टे इमेज को सीधा करने का काम जो आता है वो कौन आता है, ये प्रिज्म फिर से आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रिज्म रखा हमने, वो प्रिज्म को इस तरह से रख दिया। अब देखो तीनों केस में कंडीशंस अलग अलग है रखने की, ठीक है। देखिए जी, ऑब्जेक्ट है अपना वही पीपल, उल्टा है मान लो। अगर उल्टे ऑब्जेक्ट सीधा करना, सीधे को उल्टा करना, उल्टे को सीधा कर देगा, तो इसको उल्टा मान लिया। तो ये लाइट यहाँ पड़ी गई। अब हम कहाँ से आ रहे हैं, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास आए तो ये जो लाइट रे है वो लाइट रे कुछ टकराई यहाँ पे, यहाँ पर इंसिडेंस होगा फिर क्रिटिकल से बढ़ जाएगा। तो लाइट रे जो है वो इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो लाइट रे जो है वो इसी मीडियम में आपका वापस चले गया। ये आए, टकराए, चले गए। अब देखिए आए कहाँ से थे, पी से, नीचे वाले पोर्शन से, और निकल कहाँ से रहे, बिल्कुल उसी के पैदल आगे वाले से। तो ये कौन सा बनेगा भाई, पी, ठीक है। और जो लाइट यहाँ से आई, टकराई, नॉर्मल, और जो ये इंसिडेंस होगा इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा ज्योमेट्री यूज कर नहीं रहा हूँ, करेंगे रुक जाओ अभी। ये टकरा के फिर यहाँ से आया, क्या समझे, देखिए जो लाइट रे पी से चली है, चली है, वो कहाँ से निकल रही है, पी डैश, देखिए भाई। और जो लाइट रे क्यू से चल रही हैं, वो लाइट रे कहाँ से निकल रही हैं, क्यू डैश पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे क्या किया, उल्टे इमेज को सीधा कर दिया। तो ये था इसका तीसरा, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ठीक है। मैंने किस तरह डायग्राम बना, आपने देख लिया होगा, उससे कैसे आगे बनाएंगे, कोई अनोखा नहीं है। तो ये है TIR का तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हमने TIR टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया। क्या होता है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, जो हमारे क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जैसे यहाँ पर भी एंगल ऑफ ज्योमेट्री लगाएंगे, अभी यहाँ पर हम लोग स्नैप लगा के आई और आर जब निकालेंगे तो उस आर के अकॉर्डिंग जब ये वैल्यू आती है तो वो ऑटोमेटिकली 42 से बड़ा आता है। अभी देखेंगे इसको किस तरीके से आता है, न्यूमेरिकल है इस पे। तो फिर ये लाइट यहाँ से इसको हम लोग समझेंगे, इसकी ज्योमेट्री समझेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग समझेंगे अपनी ज्योमेट्री में, ठीक है।